प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशल केस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें केस नंबर 7 तक स्पेशल केस बताया जा चुका है। जितना स्पेशल केस हमने बताया उस पे हम क्वेश्चन भी कराते गए। कई वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं स्पेशल केस के साथ। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस नंबर 8, 9, 10, 11 से पढ़ेंगे। और केस नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा हम लोगों का। इसमें किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर देता है। अब प्रोजेक्ट करने के बाद से कहता है कि बॉडी का चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताओ टी समय के बाद से। प्रोजेक्शन के टी समय के बाद से बॉडी का चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछता है। ठीक है, तो केस नंबर 8, टू डिटरमाइन change in linear momentum of body after time t। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी को प्रोजेक्ट करने के टी समय के बाद से बॉडी का चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा। लीनियर मोमेंटम मास इन वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बॉडी को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से थीटा डिग्री पर, बॉडी का मास m है। तो ये वाला इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा ux। ux का वैल्यू होगा u cos थीटा, ये होगा ui u sin थीटा। इसमें कोई नई बात नहीं है, सब लोग जानते हो u cos थीटा, u sin थीटा। अब टी समय के बाद से आफ्टर टाइम टी, प्रोजेक्शन के टी समय के बाद बॉडी या तो यहाँ हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। मान लो ये बॉडी यहाँ आ गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो पहले वेलोसिटी u था, अब v हो गया वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज हुआ, मास तो कांस्टेंट है लेकिन मोमेंटम तो चेंज होगा ना। लेकिन तुम यहाँ का डायरेक्ट मोमेंटम निकाल नहीं पाओगे क्योंकि वेलोसिटी ये पता नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोमेंटम निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। ये सोच लो, चेंजिंग किस में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंजिंग होता है। इसलिए कहीं के लिखता है फाइंड आउट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम टी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज मोमेंटम निकालो और चाहे केवल चेंज मोमेंटम निकालो, एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बना रहता है, कांस्टेंट, u cos थीटा कांस्टेंट बना रहता है। तो ये टी समय के बाद से ये पार्टिकल ए से आ गया देखो बी पर, आफ्टर टाइम टी ये यहाँ आ गया। तो जैसे यहाँ पे इसका व्यू का कंपोनेंट बना था वैसे इस वी का देखो यहाँ कंपोनेंट बनेगा। और क्या, ये बनेगा वी वाई, ये बनेगा वी एक्स, और वी एक्स यू एक्स के ही बराबर होगा, ये तो जानते हो। तो यू cos थीटा, ये भी यू cos थीटा, ये भी cos थीटा है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो चेंजिंग आएगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा। तो जब हम लोग चेंज मोमेंटम निकालेंगे तो देखो ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट मिलेगा, mgt बता रहे हैं अभी। मतलब टी समय के बाद से चेंज मोमेंटम अगर निकालना है तो या तो प्रोसेस करो और या तो ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दो। देखो बॉडी का वेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत चेंज मोमेंटम आ जाता है। तुम विश्वास नहीं करोगे, तुरंत आ जाता है चेंज मोमेंटम। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, mgt वैल्यू रखोगे तुरंत आंसर।
अगला सोचेगा अरे कहाँ से जादू सीख के आया, बिना सॉल्व किए कैसे मन में सॉल्व कर दिया। तो देखना हम चेंज मोमेंटम निकालेंगे तो यही मिलेगा एमजीटी से डायरेक्ट सॉल्व किया करो चेंज मोमेंटम, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। जिसको नहीं आइडिया है वो फिगर बनाते ही रह जाएगा, चेंज मोमेंटम निकालते ही रह जाएगा, जिसको आइडिया है इसे चुटकी बजा के क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। लेकिन ये चेंज मोमेंटम याद रखना किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता ही नहीं है। अब टी समय बाद बॉडी यहां रह सकता है, यहां कहीं भी आ सकता है, वो पता नहीं कहां है। तो कहेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम a body in horizontal direction डेल्टा पी चेंज मोमेंटम किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दें। देखो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली यू cos थीटा, इनिशियली भी यू cos थीटा। तो फाइनल मोमेंटम होगा एम यू cos थीटा, क्योंकि मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी आता है, और इनिशियल भी होगा एम यू cos थीटा। ये देखो इनिशियल भी हो गया एम यू cos थीटा। तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंजिंग क्या है, जीरो है। इसका मतलब चेंज मोमेंटम जो भी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन सब चेंज हो जाता है। Hence, change in linear momentum takes place only in वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में केवल चेंज मोमेंटम होगा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन। देखो चेंज मोमेंटम वाई डायरेक्शन, जो भी चेंज मोमेंटम होगा केवल वाई डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हो गया मास इंटू वर्टिकल डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी वी वाई। क्यों मास मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे मोमेंटम है ना। माइनस इनिशियल होगा मास इंटू यू वाई, मास इंटू वी वाई माइनस मास इंटू यू वाई। ठीक है। तो यह आ गया डेल्टा पी वाई डायरेक्शन का चेंज मोमेंटम, मास कॉमन हो गया, देख रहे हो मास कॉमन। तो बचा वर्टिकल डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी माइनस वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। अब टी समय के बाद से जो फाइनल वेलोसिटी होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दो, ऊपर जा रहा है बॉडी, v इक्वल टू देखो u माइनस जी टी लगा दो। क्यों माइनस, ऊपर जा रहा है बॉडी। तो ये देखो फाइनल है, ये इनिशियल है, तो इनिशियल में कौन सा यू आई, अब माइनस यू आई ये पहले से है। तुम खुद देख रहे हो कि यू आई से यू आई क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ जी टी बचा कि नहीं, तो आ गया माइनस एम जी इंटू टी, चेंज मोमेंटम टी समय के बाद से। अब हम डायग्राम मिटा देते हैं। तो यहां से देखो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड
इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं? क्योंकि माइनस आ रहा है ना, माइनस छोड़ दे रहे हैं। एम जी इंटू टी, हम बताए ना शुरू में, चेंज मोमेंटम देखो यही आएगा, एम जी इंटू टी। अब ये बताओ ये ट्रिकी बन गया कि नहीं बन गया? प्रोजेक्टाइल मोशन में टी समय के बाद से कहे चेंज मोमेंटम बताओ, तो उतना सॉल्व करने से अच्छा कहोगे एम जी इंटू टी, वेट इंटू टाइम। तो बॉडी का वेट में टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो डियर चेंज मोमेंटम का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है यह। ट्रिकी, चाहो तो प्रोसेस से सॉल्व करो, चाहे चुटकी बजा के ट्रिक से सॉल्व कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। और असाइनमेंट्स हम क्वेश्चन कराते हैं और कितना लेंदी है क्या है, लेकिन चाहो तो मन में सॉल्व कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम जरूर दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, वेलोसिटी भी दिया रहेगा, एंगल भी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मास से मतलब है, जी से मतलब है, टी से मतलब है। देख लो हम क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना आसानी से अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। असाइनमेंट निकालते हैं हम और सेकंड लेवल में 2 क्वेश्चन है, सॉल्व कराते हैं। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड लेवल, ए पार्टिकल हैविंग मास 0.5 kg, पार्टिकल का मास 0.5 kg दिया है, प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद स्पीड, इनिशियल स्पीड दिए हुए हैं 98 मीटर पर सेकेंड, एट एंगल 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इन न्यूटन सेकेंड द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। तो देख रहे हो चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, टी इज इक्वल टू कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद पूछ रहे हैं। जी का वैल्यू रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन दिए हुए हैं 0.5 न्यूटन सेकेंड, 49 न्यूटन सेकेंड, 98 न्यूटन सेकेंड, 490 न्यूटन सेकेंड। देख रहे हो? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन लिखा, तुम चाहो तो मन में सॉल्व कर दो। तो चेंज मोमेंटम डियर जो पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, ये किस डायरेक्शन का चेंज मोमेंटम होगा? वर्टिकल डायरेक्शन का। सीधे सीधे सॉल्व कर लो, एम जी इंटू किससे? टी से। देखो कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया कोई मतलब नहीं है, एंगल से कोई मतलब नहीं है, मतलब है मास से और टाइम से और जी से। देखो मास हो गया 0.5, जी का वैल्यू 9.8, टी का वैल्यू है 10 सेकेंड, सॉल्व कर लो, यह आ गया 49 न्यूटन सेकेंड। तुम विश्वास नहीं करो तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ये ऑप्शन मिल गया 49 न्यूटन सेकेंड। ट्रिकी मेथड से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हमने प्रोसेस भी बताया, ट्रिकी मेथड भी बता दिया, जिससे चाहो उससे सॉल्व करो। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कराते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 37 सेकेंड लेवल। तो कोई डायग्राम बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक बॉडी को v स्पीड से प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पर, बॉडी का मास m है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तो कह रहा है कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और ये ग्राउंड पे आके टकराया तो a से b के बीच चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताओ, यही पूछ रहा है। देखो, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is thrown with velocity v making an angle 45 degree with horizontal, neglect air resistance, find out the change in momentum from its departure at its arrival at b। डिपार्चर ए से अराइवल बी के बीच चेंज मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में पूछ रहे हैं। किस डायरेक्शन में? वो जो वर्टिकल कहे चाहे ना कहे, चेंज मोमेंटम mgt से ही आना है। अब टाइम नहीं दिया है, लेकिन बताओ ए से बी के बीच जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी फाइंड करना है, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर के अराइवल पॉइंट के बीच। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो को 2mb, फिर दे रहे हैं √2mb, खुद सॉल्व करो, आंसर दिख रहा है। उसके बाद से mv, फिर आंसर दे रहे हैं mv अपॉन √2। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, तो mg इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दो भाई, जितना टाइम लगे। तो mg और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा अपान g। तो देखो 2u के स्थान पे v sin 45 डिग्री अपान g से g कैंसिल आउट, ये आ गया 2mv, साइन 45 का वैल्यू 1 अपान √2, और √2 से 2 कट के √2 आ गया। भाई √2 से 2 कटेगा ना, √2 आएगा। तो देखो √2mv, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, एकदम डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चेंज इन लीनियर मोमेंटम आफ्टर टाइम t, mgt, ऐसे चुटकी बजाओ तुरंत क्वेश्चन क्या हो रहा है डियर, सॉल्व हो रहा है mg इंटू टी से। इस पे क्वेश्चन और कराते हैं। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस v स्पीड से 45 डिग्री पर, मास m है, ये ए पॉइंट है और ये इसका हाईएस्ट बी पॉइंट है। देख रहे हो, ये ए पॉइंट और ये हाईएस्ट बी पॉइंट। तो कह रहा है ए से बी के बीच चेंज मोमेंटम बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में ए से बी के बीच। फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बी ये वाला पॉइंट नहीं है, बी टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो जो टाइम लगेगा अब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगेगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, चेंज इन लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, ये हो गया mg इंटू
टी mg इंटू टी, और टी जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, क्योंकि ए से बी के भी पूछ रहा है, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा समय लगेगा, तो हो गया mg अपान 2, टी का स्थान पे 2u यानी 2v साइन 45 डिग्री अपान g से g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आंसर आ गया mb और साइन 45 का वैल्यू अपान √2। देखो अब ये आंसर आ रहा है, उसमें आंसर आया था mb √2, इसमें आंसर आ रहा है mb अपान √2। तो बोलो केस नंबर 8, प्रोसेस भी मैंने बताया, ट्रिकी कॉन्सेप्ट से भी बता दिया, और 3 क्वेश्चन इससे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। केस पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन करते जा रहे हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केस नंबर 9, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, लेंदी है, लेकिन जब ट्रिक पता चल जाएगा तो इसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। केस नंबर 9 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डियर इसको मिटाते हैं और केस नंबर 9 हेडिंग लिखते हैं। इसमें 7 केस हम लोग पहले से पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़े केस नंबर 8। केस नंबर 9 एकदम जूस पिलाया जा रहा है बेटा आप लोगों को, चुटकी बजा बजा क्वेश्चन सॉल्व करो, मन प्रसन्न होता है इससे। जब क्वेश्चन की स्पीड बढ़ती है सॉल्विंग की, ट्रिकी कॉन्सेप्ट से, प्रोसेस भी बता रहे हैं और ट्रिकी कॉन्सेप्ट से भी बता दे रहे हैं। यही सब जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, उसकी स्पीड बढ़ती है। Case number 9 है, if two bodies are projected such that their range are produced but height produced are h1 h2, then to determine their range produced, मतलब कह रहा है कि दो बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि दोनों का रेंज देखो क्या है, सेम है, यानी इसको u से प्रोजेक्ट किया होगा, इसको भी u से, एक को थीटा से, दूसरे को 90 माइनस थीटा से, लेकिन इसकी हाइट देखो कितनी है h1 और इसकी हाइट कितनी है h2। तो क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, h1 दिया रहेगा, h2 दिया रहेगा, रेंज पूछेगा, दोनों का रेंज सेम है, तो रेंज आता है 4√h1 h2, याद कर लो, अभी बताने चल रहे हैं, अभी रटवा रहे हैं, लिखना नहीं है। हाइट दिया रहेगा h1 h2, दोनों बॉडी का रेंज सेम कह देगा, हाइट दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा, रेंज पूछेगा r = 4√h1 h2। यानी अगर न्यूमेरिकली h1 h2 दे दे तो क्या तुम ऐसे नहीं सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन को मन में सॉल्व कर दोगे, 4√h1 h2। तो क्या है स्पेशल केस, इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड सच दैट their range produced are same but height produced are h1 and h2, then to determine range r in term of h1 h2, आंसर होगा r = रटो सब लोग, r = 4√h1 h2। If two bodies are projected such that their range produced are same but height produced are h1 and h2, then to determine range
क्या फाइंड कराएगा डियर? रेंज फाइंड कराएगा, रेंज। ठीक है, और आंसर कितना आएगा? आंसर पहले रटवा दिए हैं, R इक्वल टू 4 रूट ओवर SN/2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करो। आओ डायग्राम बनाते हैं। X एक्सिस, Y एक्सिस, two bodies are projected such that their range produce are same but height produce are different। देख लो, बॉडीज को प्रोजेक्ट किया, रेंज दोनों का क्या है? सेम है। इसका मतलब एक को थीटा से प्रोजेक्ट किए होगे तो दूसरे को कन्फर्म 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किए होगे। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि डियर सेम रेंज के लिए स्पीड सेम होनी चाहिए और एक का प्रोजेक्शन एंगल थीटा तो दूसरे का 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो देखो, एक की हाइट दिया है h1 और दूसरे का हाइट प्रोड्यूस दिया है h2, और क्या पूछ रहा है? h1 h2 के टर्म में रेंज पूछ रहा है। तो कितना आएगा रेंज? R इक्वल टू 4 रूट ओवर h1 h2 आएगा। अगर आंसर नहीं याद है तो फिर प्रोसेस तो लेंदी आओ, प्रोसेस बताते हैं। तो क्या कहोगे? हियर रेंज R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G, ये रेंज बना। अब क्या करो, एक इक्वेशन H1 का बना लो, H1 थीटा डिग्री के लिए, H2 90 माइनस थीटा के लिए। तो हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G, ये आ गया H1। अब क्या करो, H2 के लिए इक्वेशन बनाओ। तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका एंगल होगा 90 माइनस थीटा अपान 2G। तो यहां से आ गया H2 इज इक्वल टू U स्क्वायर और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को कहोगे कास स्क्वायर थीटा, अरे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, अपान 2G। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। चलो, एक H2 का इक्वेशन बन गया, एक H1 का बन गया, एक R का बन गया। अब तीनों में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन आएगा R इज इक्वल टू 4 रूट ओवर H1 H2। अब हम क्या करेंगे, H1 और H2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने तरफ से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो U स्क्वायर का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा U पावर 4, और उसमें है साइन स्क्वायर थीटा, इसमें है देखो कास स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा अपान 2 इंटू 2 4 G इंटू जी स्क्वायर। आ गया ना? अब हम क्या करेंगे, U पावर 4 रहने देंगे और यहाँ रहने देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ रहने देंगे कास स्क्वायर थीटा अपान G स्क्वायर रहने देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 इंटू 4 देखो हो गया 16, और 16 को हम इधर लेते आएंगे तो ये है देखो H1 इंटू H2, 16 इधर आ गया तो आ गया 16 H1 H2, 16 H1 H2 बराबर U पावर 4, और इसको देखो हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपान G स्क्वायर। ठीक है, अब तुम ही बताओ, ये आ गया U पावर 4 और ये देखो 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, अपान G स्क्वायर है कि नहीं, देख रहे हो?
तो इस तरह से देखें तो 16 H1 H2 बराबर इस u पावर 4 को इस ब्रैकेट के अंदर कर दो तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g का होल स्क्वायर। देख रहे हो। अब आ गया 16 H1 H2 और ये सोचो किसका फॉर्मूला है, रेंज है कि नहीं। ये आ गया रेंज का स्क्वायर, रूट ले लो तो r इज इक्वल टू 16 का रूट आ गया 4 रूट ओवर देखो H1 इंटू H2। कुछ आया समझ में। देखो शुरू से ही हम ये रटवा रहे थे कि इस केस में ये ट्रिक बनता है। कितना आसान है इसको याद रखना, एक बार पढ़ लो तो हमेशा याद रहता है। ये मिल गया ट्रिकी, देखो ट्रिकी कॉन्सेप्ट मिल गया। याद भी रहेगा, कोई नई बात नहीं है इसमें, एक बार पढ़ लो हमेशा याद रहेगा। और नहीं याद रहेगा तो ये प्रोसेस देख ही रहे हो कितना लेंदी है। इतना प्रोसेस फिर या तो करो, इतना प्रोसेस या तो समझो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो डियर तो इतना याद रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज इस पे क्वेश्चन करते हैं। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 34। If two bodies are projected such that their range produce are same but height produce are 8 meter and 18 meter, then find out range। देख रहे हो, दो बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट किए कि दोनों का रेंज क्या है, सेम है। एक की हाइट 8 मीटर है, दूसरे की हाइट 18 मीटर है। तो रेंज पूछ रहा है, ऑप्शन दिए हैं 12 मीटर, 16 मीटर, 14 मीटर और 48 मीटर। सॉल्व करो, चुटकी बजाओ, सॉल्व। रेंज बराबर 4 रूट ओवर H1 H2, H1 is 8, H2 is 18, अड़तालीस मीटर 48 मीटर का रेंज दोनों का है। क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन सेकेंड लेवल में ही है। इसको कंप्लीट करो बेटा।
कंप्लीट हो गया। सेकंड लेवल में देख लेना, आईटी मैथ्स 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि हाइट h1 h2 दिया है, रेंज दिया है, तो ये आंसर देखो ये वाला पूछा है। सेकंड लेवल में देख लेना, क्वेश्चन है लास्ट पेज पर, आईटी मैथ्स 2019 में पूछा है, ये आंसर दिया है r² = 16h1 h2। ठीक है, तो आज हम केस नंबर 8 और केस नंबर 9 बताए और अच्छे खासे इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग केस नंबर 10, 11, 12 ये एक वैरायटी का केस पढ़ेंगे जिसमें कि एच हाइट ऊपर आके बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी ऐसे नीचे जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। फिर एच हाइट ऊपर आके बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, फिर एच हाइट ऊपर आके बॉडी को ऐसे नीचे, ये 3 केस एक जैसे होते हैं। तो अगले टाइम पे ये 3 केस, एक केस और, अब 4 केस और बताएंगे, कौन सा 5-6 केस और अभी हम लोग को पढ़ने हैं। अब ये टॉपिक लगभग द एंड की तरफ है, इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा मैकेनिक्स का 5th टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अभी इसमें कम से कम 2 लेक्चर अभी और लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वही बस स्पेशल केस फिनिश कर देने हैं। हम स्पेशल केस इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग के अधिक वैरायटी के क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाए। ट्रेजेक्टरी भी हम बता दिए हैं, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पूरा प्रूफ करा दिए हैं कि जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो, उस पर क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो खूब मेहनत से बेटा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।